नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आज हम बात करेंगे आम बजट के बारे में। आज की चर्चा हम विशेष रूप से युवाओं से और छात्र छात्राओं से करना चाहते हैं। हमने अक्सर देखा है कि आमतौर पर छात्र छात्राओं में बजट को लेकर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन सभी को, स्टूडेंट्स को खास तौर पे देश के बजट के बारे में जानना चाहिए कि आखिर ये क्यों पेश होता है, इसके पीछे मकसद क्या है और बजट का आम लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सब बातें इम्पॉर्टेंट हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार सरकार को खर्च का वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया जाना ज़रूरी है। बात समझे? खर्च का वार्षिक वित्तीय विवरण, इसी चीज़ को बोलचाल की भाषा में आम बजट कहते हैं। और जो वित्तीय वर्ष है उसकी शुरुआत 1 अप्रैल से होती है और ये अगले साल 31 मार्च को ख़त्म होता है। अब 1 अप्रैल 2022 से वित्त वर्ष 2022-23 की शुरुआत होगी, इसलिए इससे पहले बजट को जो है संसद में पेश किया जाना ज़रूरी था और उसके बाद चर्चा होती। हर साल यही होता। तो प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाता है। कुछ समय पहले तक ये फरवरी के अंत में या मार्च के शुरू में पेश किया जाता था, लेकिन क्योंकि इसे 31 मार्च से पहले संसद में पारित करना ज़रूरी होता है, इसलिए कुछ समय पूर्व ये तय किया गया कि प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को इसे संसद में पेश किया जाए और फिर 31 मार्च तक इसे हर हाल में पारित करा लिया जाए। तब से यह सिलसिला लगातार चलता चला जा रहा है। तो बजट में साल भर की आय और व्यय, इन दोनों का, फिर से ध्यान दीजिए, साल भर की आय और व्यय, इनका लेखा जोखा होता है। अब केंद्र सरकार की आय कहाँ से होती है? केंद्र सरकार की आय विभिन्न प्रकार के करों से होती है, टैक्सेस से होती है। जो आय होती है उससे सरकार ज़रूरी संसाधन जुटाती है, कार्मिकों के वेतन भत्ते देने का और नई योजनाएं शुरू करने में उनका खर्चा करती है। इसलिए बजट में सरकार की कोशिश होती है कि वो राजस्व को बढ़ाए ताकि वह विकास कार्यक्रमों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि दे सके। इधर लंबे समय से ये देखा जा रहा है कि जितनी धनराशि विभिन्न करों से एकत्र होती है, खर्च उससे ज़्यादा हो जाता है। अब आप समझे, जितनी धनराशि करों से इकट्ठी हो रही है, खर्चा उससे ज़्यादा, तो ये घाटा हो रहा है ना। तो इस घाटे को हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। ऐसी स्थिति में सरकार को वित्तीय संस्थाओं से कर्जा लेना पड़ता। अब आर्थिक विशेषज्ञों की निगाह में ये अच्छा नहीं माना जाता, ये जो कर्जा लेना है अच्छा नहीं माना जाता, और इसलिए सरकार पर दबाव रहता है कि राजकोषीय घाटे को, इसको कम से कम रखा जाए ताकि कर्ज लेने की नौबत ना आए, क्योंकि जब कर्ज लिया जाता है तो फिर ब्याज भी चुकाना पड़ता है। तो आम बजट में कई दस्तावेज होते हैं जिनकी कुल संख्या होती है 16 और ये 2 हिस्सों में होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। ए हिस्से में सरकार अपने खर्च का ब्यौरा पेश करती है, यानी किस मंत्रालय को किस कार्य के लिए कितनी धनराशि दी जा रही है। जबकि बी हिस्से में सरकार ये जानकारी देती है कि किन किन करों से धनराशि एकत्र की जाएगी। तो अब आप समझ गए, 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट, ए और बी। ए में क्या है? सरकार अपने खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी, और बी में ये जानकारी दी जाएगी कि किन किन करों से राशि एकत्र की जाएगी। अब नए साल के में जो भी नया साल होता है, उसमें संसद का जो पहला सत्र होता है उसे हम बजट सेशन या बजट सत्र कहते हैं। तो ये जनवरी के आखिरी सप्ताह में शुरू होता है, इस बार भी आपने देखा होगा। तो बजट सत्र के पहले दिन संसद के केंद्रीय कक्ष में पहले महामहिम राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण होता है, जिसमें वो अपनी सरकार के भावी कार्यक्रमों और मौजूदा उपलब्धियों का विवरण पेश करते हैं। इसके बाद संसद में आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है, जिसमें देश के आर्थिक और सामाजिक स्थिति की प्रगति की समीक्षा होती है। उसके बाद 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश करते हैं या करती हैं।
अब 1 से 1.5 घंटे की अवधि में वो अपनी बात रखते हैं या रखती हैं। अब दूरदर्शन से इसका सीधा प्रसारण होता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो संसद चैनल पर भी इसको देख सकते हैं। तो बजट पेश होने के बाद अगले कुछ दिनों के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में इसकी चर्चा होती है। फिर संसद में 3 सप्ताह का अवकाश घोषित कर दिया जाता है। इस दौरान विभाग संबंधी जो संसदीय समितियां होती हैं वो बजट के प्रस्तावों का अध्ययन करती हैं और मंत्रालयों की अनुदान मांगों को लेकर अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करती है। अवकाश के बाद जब संसद फिर से शुरू होती है तो समितियों की जो रिपोर्ट्स आती हैं उन पर चर्चा होती है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो महत्वपूर्ण सुझाव होते हैं उनको स्वीकार भी किया जाता है और कभी कभी बजट में कुछ संशोधन भी पेश किए जाते हैं। इसके बाद बजट को लोकसभा से पारित करना ज़रूरी होता है और फिर उसी के अनुरूप 1 अप्रैल से उसे लागू कर दिया जाता है। तो एक रोचक बात यह है कि सन 2000 तक आम बजट जो है वो लोकसभा में 5 बजे पेश होता था। ये जो अगर युवा देख रहे हैं तो शायद उनको याद ना हो, या अगर वो बहुत ज़्यादा युवा हैं तो हो सकता है उस समय उनका जन्म ही ना हुआ हो, जो छात्र छात्राएं मुझे देख रहे हैं। तो आज़ादी के पहले से ये सिलसिला चल रहा था। अब इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि तब जब अंग्रेजी शासन था, जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ शासन करते थे, तो उस समय हमारे पास तो संसद नहीं थी। तो संसद थी ब्रिटेन में, तो बजट जो है ब्रिटेन में पेश होता था और दोनों देशों के समय में अंतर होता, तो उसकी वजह से यहाँ पे शाम को रखा जाता था। लेकिन 2001 में जो उस समय की जो सरकार थी उन्होंने निर्णय लिया कि बजट सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। तब से ये सिलसिला चलता आ रहा है। तो आम लोगों की निगाहें हर साल बजट पर रहती हैं। अब बजट आम लोगों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित भी करता है। अब ये 2 तरीकों से असर डालता है। एक, जिन नए विकास कार्यक्रमों या योजनाओं की घोषणा इसमें होती है उसका फ़ायदा आम लोगों को मिलता है, इसलिए सबकी निगाह बजट में होने वाली घोषणाओं पर रहती है और रहनी भी चाहिए कि उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो इसी प्रकार बजट में करों में बदलाव भी किए जाते हैं। कुछ वस्तुओं के दाम कम कर दिए जाते हैं, क्योंकि अगर करों में कुछ कटौती की गई कुछ वस्तुओं में तो उसके दाम कम हो जाते हैं, और कुछ वस्तुओं में अगर कर बढ़ गए तो उनके दाम बढ़ जाते हैं। तो लोगों की नज़र इस पर भी रहती है कि क्या महंगा हो रहा है, क्या सस्ता हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जिन वस्तुओं पर सेवाओं पर कर कम किए जाएंगे उनके दाम कम होंगे, और जिन पर कर बढ़ाए जाएंगे उनके दाम बढ़ जाएंगे। तो हर आदमी अपने अपने नज़र से बजट में अपने अपने नफ़े नुकसान को देखता है। इसके अलावा फिर आम बजट के बाद राज्यों की सरकारें अपना अपना बजट पेश करती हैं, और जिसको कि जो राज्यों के विधानमंडल है उनको वहाँ पे उसको पेश किया जाता, उनका पारित कराया जाता, उनका अप्रूवल कराया जाता। इसके अलावा जो छोटे निकाय हैं, नगर निगम, नगर पालिकाएँ, वो सब अपना बजट पेश करते हैं। तो आज यहीं तक। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो, ये बातचीत अच्छी लगी हो, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और मेरे इस वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आभार। बहुत जल्द एक नए विषय के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।